कभी किसी बिल्ली को पिल्ला या कुत्ते को बिल्ली का बच्चा पैदा करते हुए देखा या सुना है? हास्यास्पद लगता है ना। सब अपनी तरह के जीव उत्पन्न करते हैं। जीवन का अंतिम जैविक उद्देश्य है जनन। ये जीवन प्रक्रिया सभी जीवित प्राणियों के लिए सार्वभौमिक है, चाहे वो बृहद हो या लघु हो, लेकिन तरीका सूक्ष्म या मूल रूप से भिन्न हो सकता है। इस वीडियो में हम जनन और इसके दो मुख्य तरीकों के बारे में जानेंगे। हमारे ग्रह पर लगभग 7.8 बिलियन व्यक्ति हैं। समय समय पर हमारे ग्रह पर कोई आपदा आती रहती है, जिससे लाखों लोग मारे जाते हैं। 1918 स्पेनिश फ्लू या 2020 कोविड महामारी, लेकिन फिर भी हमारी संख्या बढ़ रही है। हमारी संख्या घटती क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर है जनन। जनन मौजूदा जीव से नए जीव के निर्माण की जैविक प्रक्रिया है। ये प्रत्येक पीढ़ी में पर्याप्त संख्या में जीव को बनाए रखते हुए एक प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। जनन प्रक्रिया में निहित मूलभूत घटनाक्रम को समझने के लिए आइए हम एक कोशिका के अंदर करीब से देखें। सभी आनुवांशिक सूचना गुणसूत्रों में निहित होती है, जिसमें डीएनए अणु होते हैं और एक प्रजाति को बनाए रखने के लिए इस सूचना को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण है। तो इस गुणसूत्र के भीतर डीएनए प्रतियां बनाता है, जो आनुवांशिक सूचना को नए गुणसूत्र तक पहुंचाती है। प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया हमेशा सही नहीं हो सकती, जिसके कारण डीएनए प्रतियों में विविधता या अंतर हो सकता है। ये नई संतति कोशिका को समान लेकिन जनक कोशिका के समरूप नहीं बनाएगा। यदि विविधता बहुत अधिक हुई तो नई कोशिका मर सकती है। यदि विविधता केवल सूक्ष्म परिवर्तन का कारण बनती है तो कोशिका जीवित रहेगी और इस विविधता को अपनी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर देगी। ऐसा करने के लिए जनक कोशिका विभाजित होती है और एक नई कोशिका निर्मित करती है। इसलिए डीएनए प्रतिलिपिकरण के बाद कोशिकीय विभाजन होता है, जो नए आनुवांशिक लक्षण युक्त नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जनन के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। आइए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। साधारण जीवों में सामान्यतः पाए जाने वाले जनन के प्रकार को अलैंगिक जनन कहा जाता है। आइए अल्वणीय जल के तालाब के अंदर ऐसे ही एक साधारण जीव पैरामीशियम का अवलोकन करें। पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, उदाहरण के लिए जो केवल एक कोशिका से बना होता है। पैरामीशियम में एकल जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो जनक कोशिका के समरूप या बहुत समान होती है। एक पैरामीशियम की तरह यीस्ट भी अलैंगिक जनन दर्शाता है। यीस्ट एक कवक है जो ज्यादातर एक कोशिकीय रूप में मौजूद होता है। एक नई समरूप कलिका एकल जनक कोशिका से विकसित होती है, जो अपने आनुवांशिक पदार्थ और कोशिकांगों के साथ पूर्ण होती है। ये कलिका जनक कोशिका से जुड़ी रह सकती है या अलग हो सकती है। यदि ये जुड़ी रहती हैं, तो मौजूदा कोशिकाओं से और अधिक नई कोशिकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यीस्ट कोशिकाओं की एक श्रृंखला बन जाती है। सामान्यतः जटिल जीव एक अन्य प्रकार के जनन में भाग लेते हैं, जिसे लैंगिक जनन कहा जाता है। आइए हम मनुष्यों में लैंगिक जनन को देखें। अलैंगिक जनन के विपरीत यहाँ दो लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक शामिल होते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु तथा नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होकर एक नई कोशिका युग्मनज का निर्माण करता है। चूंकि युग्मनज में शुक्राणु और अंडाणु दोनों के संयुक्त आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसलिए ये दोनों जनक से काफी भिन्न होता है। युग्मनज एक संतति के रूप में विकसित होता है, जिसमें पिता और माता दोनों के लक्षण होते हैं। इस प्रकार ये अपने जनक के साथ समानताएं साझा करता है, लेकिन उनमें से किसी के भी समरूप नहीं होता। लैंगिक जनन पादपों में भी देखा जा सकता है। आइए एक पुष्प पर करीब से दृष्टि डालें। पादपों में नर जनन अंग को पुमंग कहा जाता है। ये परागकण मुक्त करता है, जिसमें नर युग्मक होता है। परागकण पादप के मादा जनन अंग में स्थानांतरित हो जाता है, जिसे जायांग कहते हैं।
जायांग में एक संरचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं, जिसमें मादा युग्मक होता है। नर युग्मक का बीजांड के अंदर मादा युग्मक के साथ संलयन हो जाता है। बाद में अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज बनाता है। ये बीज फिर एक नए पादप के रूप में विकसित होते हैं। आइए सारांश देखें। मौजूदा जीव से नए जीव के निर्माण की जैविक प्रक्रिया जनन कहलाती है और ये एक प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपिकरण और कोशिका विभाजन शामिल होता है। डीएनए प्रतियों में विविधता हो सकती है, जिसके कारण संतति कोशिका समान होती है, लेकिन जनक कोशिका के समरूप नहीं होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक कोशिका शामिल होती है और संतति कोशिकाएं जनक कोशिकाओं के समरूप होती हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मकों का संलयन शामिल होता है और बनने वाला युग्मनज दोनों जनकों से काफी भिन्न होता है। जीवन स्वयं को बनाए रखने और फलने फूलने के लिए अपना मार्ग अपना लेता है। प्रत्येक व्यक्ति में अपने जीन को बढ़ाने की जन्मजात इच्छा होती है। क्या मनुष्य अलैंगिक या एक पैतृक जनन कर सकते हैं? ये एक नैतिक मुद्दा है। हमारे आने वाले वीडियो में पता करें।